हेलो एवरीवन, यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं आपको प्रीवियस यूपीएससी 2023 का पेपर 1 से लेकर 100 तक सॉल्व करवाने जा रहा हूं। और ये आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रीवियस पेपर है वो बहुत नॉलेज देते हैं और काम आते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन हर बार इनमें से आते हैं, जैसे राइट ऑफ प्राइवेसी, शादी का अधिकार। ये 3-4 साल से लगातार आ रहा है और हमें पता चल जाता है कि आने वाले क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कौन सा भाग इम्पोर्टेंट है। साथ में मेरा जो यूपीएससी चैनल है @only UPSC एग्ज़ाम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वह मध्यम उद्यम है। ऑप्शन 2, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन रहे हैं। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2, क्योंकि जो मध्यम उद्यम है उनकी जो निवेश की सीमा है 50 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, US डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। ऑप्शन 2, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्य नीति। ऑप्शन सी, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ऑप्शन डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन 2, किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। ऑप्शन 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक SHG को समर्थन देते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 1 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन 2, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रति वर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकता को पूरा करने के लिए
प्रतिवर्ष विश्व के भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। तो उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन टू गलत है, क्योंकि जो पीने के लिए और स्वच्छता के लिए हमारा देश पूरे विश्व का 1/4 का उपयोग नहीं करता है, बहुत कम उपयोग करता है। हाँ, सभी को मिला के जैसे सिंचित क्षेत्र को मान लिया जाए जब जाके हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। ऑप्शन 2, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। ऑप्शन 3, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की सहस्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। जो इसमें ऑप्शन 3 है वो गलत है, बाकी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। ऑप्शन 2, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। ऑप्शन 4, पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुडुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन 3 और 4 सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 राज्यसभा सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में जरूर भाग लेते हैं, और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बुल्गारिया। ऑप्शन 2, चेक रिपब्लिक। ऑप्शन 3, हंगरी। ऑप्शन 4, लातविया। ऑप्शन 5, लिथुआनिया। ऑप्शन 4, रोमानिया। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। तो यूक्रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे ये यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल है कीवी। इसकी सीमा रूस से लगती है, उसके बाद में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा से लगती है, और साथ में जो जल से सीमा लगती है वो ब्लैक सी से और अजोब सी से लगती है। दोनों के बीच में कर्च स्ट्रेट है। एक बार में इसमें यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे यूक्रेन है तो इसकी सीमा बेलारूस, रसिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया और मोल्दोवा से लगती है। और ये इसलिए चर्चित में रहा था क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन 3 और 6 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुव पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। ऑप्शन बी, अवरुक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है। ऑप्शन सी, अवरुक्त तरंग के निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। ऑप्शन डी, अवरुक्त तरंगें और सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम की भाग है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
13 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है। तो इसमें उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं और वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन 2 जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व बी तरंगें अभिलिखित की जाती है। पी तरंगों में अलग अलग कण प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही है। जो पी तरंगे प्राइमरी जो तरंगे होती है ये ठोस द्रव और गैस तीनों में गति करती है, जबकि जो सेकेंडरी तरंग है वो सिर्फ ठोस में ही गति करती है, ठोस पदार्थ में ही। क्वेश्चन नंबर 16 भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 उनमें से किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन 2 उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। ऑप्शन 3 उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 बॉल-बेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 बारीक पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। ऑप्शन 2 चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। ऑप्शन 3 विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण कर उसे कार्बोनिटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विभक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी पर्यावास में बायोस्फीयर डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करना। एक बार इंग्लिश में मैं इसका बता देता हूँ। ऑप्शन ए कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। क्वेश्चन नंबर 20 माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट
किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन बी औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, ऑप्शन सी देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ऑप्शन डी औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरातात्विक खनन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित युगमों पर विचार कीजिए स्थल और जिसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 बेसनगर शिव गुफा मंदिर, ऑप्शन 2 भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, ऑप्शन 3 सीतन वासल जैन गुफा मंदिर। उपरोक्त में से कितने युगों से सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो बेसनगर एमपी में है वो बराह अवतार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन कथन 2, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। कथन 2, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है 2 होगा। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। एक बार साइज ऑफ फ्लैग देख लीजिए आप। ऑप्शन 1 6300 लंबाई होनी चाहिए और 4200 चौड़ाई होनी चाहिए। 3600 इंटू 1800 और 2700 इंटू 1800। ऑप्शन 4 पर 1800 इंटू 1200। ऑप्शन 5 पे 1350 इंटू 900। ऑप्शन 6 पे 900 इंटू 600। ऑप्शन 7 पे 450 इंटू 300। ऑप्शन 8 पे 225 इंटू 150 और ऑप्शन 9 पे 150 इंटू 100। ये साइज ऑफ फ्लैग होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2000 अकॉर्डिंग के अनुसार। और जो इसमें अशोक चिन्ह है, जो अशोक चक्र है, उसका इतना साइज मिलीमीटर में होना चाहिए, जैसे 25 है, 40, 90, 150 ETC। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि जो प्रारूपण समिति है वो 29 अगस्त 1947 को बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, कथन 1, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे रिजर्व है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और यूरोपीय संघ EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2 है।
कथन 2, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, क्योंकि जो भारत का वैश्विक निर्यात में जो प्रतिशत है वो 1.8% है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो ऑप्शन 1 यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ऑप्शन 2 यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। ऑप्शन 3 यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना शुक्र बनाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। जो ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलेशन माइग्रेशन GSM अपनाई है। ऑप्शन 2 GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धता UN सदस्य देशों पर बाध्यकर है। ऑप्शन 3 GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। ऑप्शन 2 इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। ऑप्शन 3 इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। ऑप्शन 4 इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि जननी सुरक्षा योजना एक नेशनल योजना है तथा इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा देना नहीं है। इसमें जो माता है वो भी शामिल है। जो क्वेश्चन नंबर 32, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, जो मैंने इसमें बोला जो वो माता सम्मिलित है जिसने बच्चे का जन्म दिया है और उसकी जो लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 32, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। ऑप्शन 2 इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। ऑप्शन 3 इसमें बच्चों और किशोरों को निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती है। ऑप्शन 4 इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 है। जो इसमें ऑप्शन बने वो गलत है, क्योंकि इसमें आयरन की टेबलेट दी जाती है, कैल्शियम की नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 2 कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल एक कथन सही है, क्योंकि जो कार्बन तंतु है, कार्बन फाइबर है, वो रिसाइकल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित क्रिया पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। ऑप्शन 2 लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर
गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। ऑप्शन 3, स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंड स्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना। उपरोक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर की प्रक्रिया की आवश्यकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली के जैव देखो बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जैव निषेधक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। ऑप्शन 2, जैव निषेधक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। ऑप्शन 3, जैव निषेधक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन सही है। जबकि जिसमें हम ऐड करते हैं मिनरल्स उसमें उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए इसका वर्जन। विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन recirculating aquaculture system, consider the following statement. Option 1, biofilter provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Option 2, biofilter convert ammonia present in fish waste to nitrate. Option 3, biofilter increase phosphorus as nutrient for fish in water. How many of the statement given above are correct? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड और बर्न। सेपीड, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। ऑप्शन 2, निहारिकाएं, तारे जो आवर्ती रूप से जलते हैं बुझते हैं। ऑप्शन 3, पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। तो इस उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन 3 सही है, बाकी जो ऑप्शन 1, 2 ये अपोजिट साइड दिए हुए हैं। सेपिड, तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, और निहारिका जो अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल है। निम्नलिखित देशों में से किसके पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। जिनके पास में नेविगेशन सिस्टम है जैसे यूएस है, फ्रांस है और रसिया, चीन, इनके पास में है अभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधुनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। ऑप्शन 2, अग्निवी मध्यम दूरी की प्राथमिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई से दोनों कथन सही नहीं है। जो अग्निवी है वो अंतर्महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस है एक क्रूज मिसाइल है। और जो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल वो उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल पूरी उड़ान में अवधुनिक चाल पर प्रधानोदित होती है। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, वो इसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूजिंग मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ऑप्शन 2, अग्निवी इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज ए solid fueled intercontinental ballistic missile. Which of the statement given above is oblique are correct? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, नाइदर 1 और नॉर 2।
क्वेश्चन नंबर 39, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। ऑप्शन 2, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। ऑप्शन 3, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। ये उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसमें आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 2, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 3, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों कथन सही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ जो मेरा चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें और जो नॉलेज आपको अच्छी लगे उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।